ड्यूरिंग द प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और याद रखिएगा टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं आता। इंटरनल एनर्जी का बढ़ना या कम होना डिपेंड करता है टेम्परेचर के बढ़ने पर या कम होने पर। तो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है? ऑप्शन सी, रिमेन्स कांस्टेंट। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ, और हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट ये भी होती है कि इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एक्चुअली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर के बढ़ने से कम होने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और कम होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। हीट इज नॉट बीइंग एक्सचेंज्ड इन अ बॉडी इफ इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड देन। तो वही वाली बात है सीधी सी, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, ये वही वाली बात है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। फॉर एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी हीट कांस्टेंट नहीं होती, हीट जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट होती है। तो फिलहाल आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। करेक्ट ऑप्शन इज सी। इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन सी, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज, आपको पता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर डिवाइड के अंदर डेल्टा टी की जगह पे आप जीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट। व्हेन अ गैस इज या गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, देखो प्रोसेस का नाम वो मेंशन कर देता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है एक्चुअली वो गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हम हीट नहीं दे सकते या हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो इसमें लिखा हुआ है नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन। नहीं भाई, एक्सपेंशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि उसकी इंटरनल एनर्जी से ही मिलती है। गैस की एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इट कम्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर। इम्पॉसिबल, वॉल से नहीं आती क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस से हीट एक्सचेंज नहीं होती। सी करेक्ट ऑप्शन है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज यूज्ड इन डूइंग वर्क। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क करने के लिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी ही होती है वो। A gas is being compressed adiabatically. The specific heat of the gas during compression is, तो भाई याद रखिएगा अभी मैंने आपको स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बताया था, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू जीरो होता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में डेल्टा क्यू की जगह जीरो पुट कर देंगे, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी जीरो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट जीरो होती है, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? जीरो। When heat is given to a gas in an isobaric process, then the work is done by the gas। बिल्कुल, आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो बाय द गैस होता है। देन बी में लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेज। हाँ बिल्कुल, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इसका मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस के क्वेश्चन के मुताबिक ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए और बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। द वर्क डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज जीरो। तो हमें पता है वर्क डन जो है वो ज़ीरो जब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम में कोई फ़र्क ना आए। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम के कांस्टेंट होने की वजह से वर्क डन ज़ीरो होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन सी। विच इज़ इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? इन एन आइसोबेरिक प्रोसेस डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है।
इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, ये भी सही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो आइसोथर्मल में नहीं बल्कि एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज, सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही हो, अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी? उसकी मोशन क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो पीरियोडिक कहलाएगी, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन है ना। हाँ, उसकी जो प्रोजेक्शन की मोशन होती है वो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन खुद पार्टिकल की जो मोशन है वो सर्कुलर ही रहती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। If a hole is bored along the diameter of the earth and a stone is dropped into the hole, मतलब आप इसे कह रहा है कि अगर हम जो है वो अर्थ में एक सुराख कर दें, होल कर दें एक एंड से दूसरे एंड तक अलॉन्ग द डायमीटर, और अगर उस सुराख में, उस होल में एक पत्थर फेंकें तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर उस स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो वो स्टोन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। द स्टोन रीचेज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड स्टॉप्स, नहीं स्टॉप नहीं होगा। द स्टोन रीचेज द अदर साइड ऑफ द अर्थ एंड स्टॉप्स, फिर भी स्टॉप नहीं होगा। द स्टोन एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि अर्थ के सेंटर के अबाउट वो स्टोन सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज कांस्टेंट, नहीं हमेशा जीरो या हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है, याद रखिएगा, वो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमेशा मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इट्स मीन पोजीशन इज, तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन